हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने सीओटी प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी क्विज फॉर्मेट में केबीसी फॉर्म में क्विज चल रही है दोस्तों, और इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ सवाल आपको बहुत हल्के लगेंगे और कुछ सवाल आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने वाले हैं। खैर, आपको ये मिक्सअप क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो, आप कुछ कुछ नई जानकारियाँ हर एपिसोड से लेते जाएं। चलिए, हमेशा की तरह आपसे दो रिक्वेस्ट रहेगी। सबसे पहले, पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, खुद का भी ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाएंगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती है तभी। और दूसरा, जो आपको हमेशा बोलता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब दें, और कुछ न कुछ हर वीडियो से आप नॉलेज गेन कर पाएंगे। चलिए, हमेशा हमारा यही प्रयास रहा है। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो फिर से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका पहला सवाल रहा 500 रुपये के लिए। ये आपसे आंदोलन, रिवोल्यूशन, क्रांति के बारे में बात हो रही है। तो देखिए, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे सवाल सवाल ये पूछा जा रहा है कि द ब्लैक रिवोल्यूशन, जो आपकी ब्लैक यानी बोलते हैं श्याम। श्याम, चूंकि हमारे कृष्ण जी का रंग जो है वो थोड़ा सा ब्लैक था, तो श्याम रंग बोलते हैं। या तो आप इसको ब्लैक रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो या फिर श्याम क्रांति भी बोल सकते हो, कि जो श्याम क्रांति है या ब्लैक रेवोल्यूशन है, काली क्रांति है, ये भारत में किस चीज के उत्पादन से संबंधित है। एक आंदोलन, एक क्रांति होता है जो आज़ादी के लिए या किसी चीज के लिए होता है। एक क्रांति जो होता है जो साइंस के क्षेत्र में होता है, जिसमें किसी चीज के उत्पादन में बहुत अच्छी या तो गुणवत्ता आती है या फिर उसका उत्पादन बहुत बढ़ता है। तो कल हम लोगों ने देखा था हरित क्रांति, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एम एस स्वामीनाथन और के द्वारा आपका गेहूं के उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। ठीक है। फिर एक हम लोगों ने देखा था श्वेत क्रांति, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वर्गीज कुरियन के द्वारा आपका दूध के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जितने भी आपके साइंस के क्षेत्र की क्रांतियां। तो आज आपका पहला सवाल है 500 रुपये के लिए, कि ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति या श्याम क्रांति जो है वो इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, एग प्रोडक्शन यानी अंडे के उत्पादन, दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्शन यानी कच्चे तेल के उत्पादन, और तीसरा ऑप्शन है व्हीट उत्पादन यानी गेहूं के उत्पादन, और चौथा है कॉटन प्रोडक्शन यानी कपास के उत्पादन। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। और अगर आपको स्पीड्स की प्रॉब्लम है तो आप प्लेबैक स्पीड में अपना स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं, और उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दिए होंगे। समय समाप्त हो गया, और आपका इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्शन। पेट्रोलियम प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं काली क्रांति। एक प्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम लोग जो है सिल्वर रेवोल्यूशन, इसको हम लोग जो याद रखेगा सिल्वर रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। और इसको करने का सही कभी कभी अगर पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा जो है अंडे के उत्पादन में बढ़ोतरी करवाई गई थी, या किसके सहयोग, किसके आपके प्रयासों के द्वारा, तो इंदिरा गांधी थी, जो उस समय के प्रधानमंत्री थी। उन्होंने ही आपके अंडे के उत्पादन के लिए बहुत प्रयास किया था। फिलहाल आपके जो ब्लैक रेवोल्यूशन वाले सवाल का जवाब है पेट्रोलियम प्रोडक्शन। वीट के बारे में आपको मैंने बता रखा है कि वीट यानी हरित क्रांति जो है वो गेहूं के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। और कॉटन जो है ये आपका सिल्वर फैब्रिक, चूंकि कॉटन जो है वो धागा होता है, सूती धागा का निर्माण कॉटन कपास से ही होता है, तो इसको बोलते हैं। ये हो गया सिल्वर प्रोडक्शन, सिल्वर क्रांति। और इससे अगर पूछ दे कि कॉटन वाले में क्या होगा, तो ये है सिल्वर फैब्रिक यानी सिल्वर धागा। जो आपका क्रांति होगा वो होगा आपका कॉटन। सिल्वर प्रोडक्शन होगा, ये एक प्रोडक्शन होगा आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। व्हीट वाला हो गया हरित क्रांति, और पेट्रोलियम हो गया आपका ब्लैक। इसी ढंग से कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताता चलूँ। आप बिल्कुल चाहें तो नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे देखिए, आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि जो चिकित्सीय क्षेत्र है, जो आपका दवाइयों का निर्माण हो गया, प्याज उत्पादन हो गया, तो ये किस क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, प्याज की बात करें या फिर आपकी चिकित्सा वाले क्षेत्र की बात करें, ये है आपका पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति। उसी ढंग से देख लिया जाए तो आपको एक बोला जाता है कि एवरग्रीन, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति क्या होगा दोस्तों? सतत विकास। सतत विकास मतलब कि आप हमेशा अपने विकास तो कर ही रहे, लेकिन आप पर्यावरण का भी ध्यान दे रहे हैं। ये सारा चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये नोट्स करते जाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एवरग्रीन क्रांति आपके पर्यावरणीय विकास से जुड़ा हुआ है।
फिर देखिए प्रोटीन प्रोडक्शन से यानी प्रोटीन के उत्पादन से जुड़ा हुआ क्या है, तो इसको बोलते हैं आपका हायर टेक्नोलॉजी, यानी बहुत उच्च क्षमता वाले। जैसे आप देख सकते हो आज के टाइम में हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है। या फिर अभी आप देख लो सैटेलाइट जो इंटरनेट की बात है, ये हाई टेक्नोलॉजी है कि आपका कोई तार नहीं, कोई ये नहीं, और डायरेक्ट आपको मिलेगी। तो जो हाई टेक्नोलॉजी है वो होगी आपकी प्रोटीन क्रांति। जो आपकी सदाबहार जो पर्यावरण वाला है वो है सदाबहार क्रांति। फिर एक बोला जाता है कि पीली क्रांति, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो पीली क्रांति के बारे में याद रखिएगा, ये तेल उत्पादन से है। तेल, तिलहन, जो तेल जो हम लोग खाते पीते हैं उस तेल की बात हो रही है। और इसमें स्पेशली बात किया जा रहा है मस्टर्ड और सनफ्लावर, यानी आपका सूरजमुखी की बात कर रहा है और मस्टर्ड की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से जुड़ा हुआ है। पेट्रोलियम वाले में मैंने बता ही दिया कि वो ब्लैक रेवोल्यूशन है, काली क्रांति है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये मेनली आपका मछली उत्पादन, खासतौर पे जो आपका समुद्री मछलियां हैं उससे जुड़ा हुआ है ब्लू रेवोल्यूशन। फिर देखिए ब्राउन, आपकी भूरी क्रांति किससे जुड़ी है, तो याद रखिएगा ये चीज़ चमड़ा उत्पादन जो है उससे जुड़ा हुआ है आपका भूरी क्रांति। फिर आपका देखिए गोल्डन फैब्रिक, गोल्डन फैब्रिक आपको पता होगा, सुनहरा रेशा जिसको बोलते हैं, तो सुनहरा रेशा बोलते हैं जूट को, तो जूट उत्पादन को या जूट के उत्पादन में बढ़ोतरी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फैब्रिक रिवोल्यूशन। और फिर देखिए अगर बोलते हैं कि सुनहरी क्रांति, ये था जूट वाला था सुनहरा रेशा, और ये है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन। अगर सुनहरी क्रांति पूछ ले तो सुनहरी क्रांति याद रखिएगा, ये है आपका फल उत्पादन से जुड़ा हुआ, हनी यानी शहद उत्पादन से जुड़ा हुआ, और कृषि उत्पाद, इन तीनों से जुड़ा हुआ को बोलते हैं सुनहरी क्रांति। फिर देखिए ग्रे, ग्रे रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो फर्टिलाइजर, उर्वरक उत्पादन को हम लोग बोलते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। फिर आपका पिंक वाले मैंने बता ही दिया कि आपका पिंक में क्या है, आपका अनियन आएगा और फार्मास्यूटिकल्स आएगा। इसके साथ साथ आपको मैंने अंडा वाला बता रखा है, कॉटन का मैंने बता रखा है। मीट प्रोडक्शन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मीट प्रोडक्शन जो है या टमाटर उत्पादन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो देखिए मीट और टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल, तो आपका लाल क्रांति इसको बोलेंगे। फिर राउंड रेवोल्यूशन, वृत्तीय क्रांति, तो कौन सा ऐसा सब्जी है जिसका आकार लगभग गोलाकार है, गोले मोले जैसा है, तो यह है आपका पोटैटो। पोटैटो वाले को हम लोग बोलते हैं राउंड रेवोल्यूशन। इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि आपका अनाज उत्पादन वाले में ग्रीन, जिसमें स्पेशली आपका वीट आएगा, और लास्ट आपका एक होता है आपका जो श्वेत क्रांति, जो आपका दूध से जुड़ा है। तो इतनी सारी क्रांतियां हैं जो आपकी किसी न किसी चीज़ के उत्पादन से जुड़ी हुई है। सवाल काफ़ी लंबा था बट इसको डिस्कस करना उतना ही इम्पोर्टेंट भी था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपका अगला सवाल है फिर से पॉलिटी का एक सवाल है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस। हमेशा इस चीज़ पे चर्चाएं होती है। आपको मैंने राज्यसभा के सदस्यों का पूछ लिया, गवर्नर का पूछ लिया, अब आपकी बारी है कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, यानी जो जो कोई भी व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, महामहिम बनेगा, तो उसकी जो ऑफिस अवधि है वो कितने समय के लिए होती है, वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, कोई फिक्स नहीं है, और 10 वर्ष। ऑप्शन सेम ही रखा है मैंने। आपको बताना है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनकी जो ऑफिस अवधि है यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कोई फिक्स नहीं है, 10 वर्ष। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के आपके सेवा अवधियाँ, क्योंकि आपके जानकारी में ये होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी कोई भी जो पद होता है उसकी तिथि का निर्धारण उस तिथि से नहीं होता जिस दिन से वो इलेक्शन जीतते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, खासतौर पे जो हायर क्लास के बच्चे हैं वो याद रखिएगा कि आपकी जो कोई भी सीट है, जैसे लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया या फिर आपका प्रेसिडेंट हो गया, तो इनकी जो डेट जो स्टार्ट होता है सेवा अवधि का, वो इनके ऑफिस ग्रहण करने से होता है, यानी जिस दिन ये शपथ लेते हैं उस दिन से इनका जो कार्यकाल है वो जुड़ना शुरू हो जाता है। चलिए समय समाप्त होता है और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा जरूर रहेगा बट डिस्कशन इसमें मैं काफ़ी करने जा रहा हूँ। चलिए तो आपका सही जवाब होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है आपका ये आपके राष्ट्रपति की कार्यकाल की सेवा अवधि होती है। जो अमेरिका है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 4 साल पे ही चुनाव होते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो अमेरिका और भारत में राष्ट्रपति में क्या असमानता है, तो याद रखिएगा कि वहाँ पर हर 4 साल में राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, अपने यहाँ 5 साल में होता है। गवर्नर के बारे में नॉट स्पेसिफाइड है, और 10 साल तो अपने यहाँ किसी का होता भी नहीं है।
ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर स्टार्टेड गिफ्टिंग लैंड टू ब्राह्मण्स इन एनिसेंट इंडिया। देखिए, इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी होगी। तो चोलास के बारे में हो गया कि उनके पास शक्तिशाली नौसेना थी। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि गुप्तास के पास, गुप्त वंश के पास जो है आपका शक्तिशाली सामंत थे। अब आज आपका सवाल है कि वो कौन सी राजवंश है, कौन से लोग हैं, कौन से साम्राज्यवादी, कौन से शासक हैं जिसने ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान में देना शुरू किया था। यानी वो कौन से राजवंश के शासक है जिसने सबसे पहले, आज भी देखते हो आप ब्राह्मणों को दान करते हो, तो भूमि दान, भूदान जो है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस राजवंश के राजाओं ने शुरू की है। आपके ऑप्शन है चालुक्य, सातवाहन, काकतीय, राष्ट्रकूट। फिर से मैं सवाल को समझा दूं कि किस वंश के शासकों द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में, जमीन दान में देने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। चालुक्य, सातवाहन, काकतीय, राष्ट्रकूट। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे और बिल्कुल ईमानदारी के साथ। सेशन अच्छा लगे तो शेयर करते जाएंगे और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में देते जा सकते हैं। चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो है सातवाहन। सातवाहन, जिसको आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि सातवाहन वंश जो मेनली आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों पर रूल करेगा, ये वो पहले राजवंश है या पहले शासक हैं जिसने ब्राह्मणों को जमीन दान में देने की प्रथा स्टार्ट की थी। इससे पहले आपका जितने भी देखोगे, चाहे वो मौर्य हो, गुप्ताज हो, तो ये सभी में से कोई भी आपको ऐसी प्रथाएं नहीं देखने को मिलेंगी जिसमें ब्राह्मणों को भूमि दान में दी है। सबसे पहले सातवाहन ने शुरू किया, उसके बाद लगभग सभी लोगों ने उसको फॉलो किया, जितने भी एनिशिएंट इंडिया के हिंदू रूलर थे। चलिए 3500 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई एक शासक का दोस्त भी रहा है, उसका प्रधानमंत्री भी रहा है और उसका पुरोहित भी रहा है। प्राचीन काल में आप देखोगे तो मौर्य वंश के समय में देखो तो अमात्य, अमात्य, महामात्य जैसे एक पद होते थे जो मेनली पुरोहित होता था। रामायण में भी अगर आप देख लो तो गुरु वशिष्ठ जैसे जो लोग हैं वो पुरोहित का काम करते हैं, अमात्य का काम करते हैं। तो वैसे ही बताना कि हर राजा का ना एक सच्चा साथी होता है जो उसका प्रधानमंत्री भी होता है और उसका दोस्त भी होता है। तो आपका प्राचीन काल का एक, प्राचीन और मध्यकाल के बीच का एक बहुत फेमस राजा था। तो उसका एक दोस्त था चंद्रवरदाई। इस पे एक फिल्म भी आई है जिसपे अक्षय कुमार मेन रोल में थे। और इसी के हिंट के लिए मैं बता दूं कि उस राजा के समय ना तराइन का युद्ध हुआ है। तो उस राजा का ही ये दोस्त और उसका बाल सखा बोल लो कि उसका बचपन से मित्र था और उसका प्रधानमंत्री भी था चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी। तो आपको बताना कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है प्रियदर्शी, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है पृथ्वीराज रासो और चौथा है मुद्रा राक्षस। चारों के चारों ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, प्रियदर्शी, रत्नावली, पृथ्वीराज रासो और मुद्रा राक्षस। बहुत ही फेमस बुक्स हैं। आपको इनमें बताना है कि चंद्रवरदाई ने इन चारों में से कौन सी पुस्तक की रचना की है। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों और आपका आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आपका सही जवाब होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान, आपको पता होगा, जो दिल्ली के शासक थे और मोहम्मद गौरी से इनका 2 बार युद्ध होता है। 1191 में तराइन का पहला युद्ध जिसमें ये गौरी को हराते हैं और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें ये गौरी से हार जाते हैं, क्योंकि गौरी ने छल पूर्वक वो उस युद्ध को, इनके जितने भी दोस्त थे उनको रात्रि में सोते समय ही बंदी बना लिया था। तो उनके लिए इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। हमारे यहाँ के शासकों की सबसे बड़ी, आप अच्छाई बोल लो बुराई बोल लो, कि वो ना अपने जो सिद्धांत के बहुत पक्के थे। इसके कारण बहुत बार ये हारे भी हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। जबकि जो आक्रमणकारी थे गौरी, बाबर, ये सभी के सभी जीतने में विश्वास रखते थे, चाहे जिस तरह से भी जीत जाए। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज 3 थे, उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक थी जो तराइन के युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी से करते हैं। और इन्हीं का जो बाल सखा था आपका चंद्रवरदाई, चंद्र भी ये प्यार से उसको चंद्र बोलते थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको बोला जाता है कि इसके पास शब्द वेदी ज्ञान था, यानी वो बिना देखे सिर्फ अपने दोस्त के शब्दों को सुन करके ही आपका तीर चला सकता है, वो भी सटीक निशाने के साथ।
प्रियदर्शी रत्नावली ये हर्षवर्धन या हर्ष की लिखी हुई पुस्तक है, और मुद्रा राक्षस ये आपके विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि मौर्य वंश के समय में देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बुक है मुद्रा राक्षस, तो इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। वैसे तो चारों के चारों ही है, बट मुद्रा राक्षस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किसके समय में थी, किसने लिखी थी और किस बारे में था। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की थी, और इसमें जो है प्रेम कथा है, एक बनिए की और साथ ही साथ एक आपकी वैश्या की। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है सेशन आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगा, और बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। बाकी व्यूअर यूट्यूब तो सेकेंडरी है, मेहनत लगती है तो वो भी मांग लेता हूँ, बट हाँ प्राइमरी फोकस ये है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास अल्प ज्ञान है वो दिया जाए। चलिए आपका 5,000 रुपये की सांकेतिक सवाल यह है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको वायुमंडल के बारे में चर्चाएं हो रही थी पिछले सेशन में भी, तो आपको बताना कि जो आपके कम्युनिकेशन संचार उपग्रह, इसके द्वारा हम दूसरे से हेलो हेलो करते हैं, या आप हमारी वीडियोस को सुन रहे हैं, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो ये सभी संचार उपग्रह के कारण ही संभव है। तो बोला जा रहा है कि ये जो संचार उपग्रह हैं ये वायुमंडल के किस परत में है। सवाल सिंपल है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में। आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, थर्मोस्फेयर यानी उष्ण मंडल, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं, और एक्सोस्फेयर यानी बहिर्मंडल या वायुमंडल। इन चारों में वो कौन सी परत है वायुमंडल की जिसमें आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगे। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, और मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ पर समय समाप्त हुआ दोस्तों कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट यानी आपके जो दूर संचार उपग्रह हैं वो किस परत में है। चलिए जवाब की तरफ चलते हैं, और इसका सही जवाब होगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जिसको आयन मंडल या उष्ण मंडल भी बोलते हैं। तो ये जो उष्ण मंडल है, इसी उष्ण मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपके दूर संचार उपग्रह हैं वो इसी मंडल में आते हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि ये सबसे गर्म परत भी है पूरे वायुमंडल का, और जो रेडियो तरंगे हैं वो इसी मंडल से वापस आएंगी, और इसी मंडल में आपको आयन की उपस्थिति देखने को मिलेगी। आयन मतलब जो आवेशित कण है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपको पता है, इसमें हम लोग रहते हैं, सबसे निचली परत है, इसकी ऊंचाई हमेशा एक जैसी होती नहीं है, गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। जितनी भी मौसमी घटना है वो इधर ही होगा। साथ ही साथ इसकी जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पे कम होगी और ध्रुवों पे ज़्यादा होगी। समताप मंडल के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर हवाई जहाज उड़ान भरेंगे, तापमान लगभग एक जैसा होता है, बिल्कुल माइनस में, और यहाँ पर आपको ओजोन परत देखने को मिल जाएगी जो परावैंगनिक किरणों से हमें बचाएगी। एक्सोस्फीयर ये सबसे ऊपर वाली परत है, और इसमें आपको आमतौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें देखने को मिलेगी। यहाँ पर वायुमंडल जो है लगभग बहुत ही हल्की होती है, और इसमें जो है बड़े बड़े जो उपग्रह हैं, जो पृथ्वी का चक्कर जो है बिल्कुल मतलब जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाले पे है वो इसके पार होते हैं, यानी इसका वैसा कोई काम है नहीं, बस ये बाहरी परत है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की उपस्थिति थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। थोड़ी बहुत मात्रा में सल्फर भी होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट मेनली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समताप मंडल और आपका आयन मंडल बहुत ज़्यादा, उसके बाद आपका ट्रोपोस्फेयर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वो हिंट वाला सवाल, क्योंकि हमारा प्रयास है कि सभी राज्यों के बारे में आपको जानकारी दी जाए, तो हिंट के माध्यम से ही उस राज्य के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। देखिए पहला हिंट बोला जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। दिस स्टेट हैविंग नीरमहल, यानी ये भारत का, या फिर आपको मैं बोलूँ तो नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर आपको नीरमहल, नीरमहल यानी पानी के बीच में, पानी के तालाब झील, उसके बीच में आपको एक महल देखने को मिलेगा आपका राजा महाराजा का। ऐसा ही महल आप जब राजस्थान जाओगे ना तो उदयपुर, उदयपुर जो महाराणा प्रताप के पिता थे राणा उदय सिंह, उनके द्वारा एक महल बनाया गया उदयपुर में, बिल्कुल ऐसा ही है, पानी के बीच में वो महल है। आज के टाइम में वो होटल है ताज ग्रुप का। तो ऐसा ही बोल रहा है कि इस राज्य में आपको नीर महल देखने को मिल जाएगा, नाम ही है उसका नीर महल, पूर्वोत्तर का पहला और इकलौता नीर महल है ये। फिर बोल रहा है कि दूसरा हिंट है कि इस राज्य की जो सीमा है वो असम के साथ संपर्क में आती है, और 3 साइड से, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट बता दो, 3 तरफ से ये बांग्लादेश से भी घिरा हुआ है। यानी इस राज्य की देख लो तो 3 तरफ से ये बांग्लादेश है, और एक तरफ इसमें आपको असम है। गेरिया पूजा या गेरुआ पूजा भी इसको बोलते हैं, गेरिया पूजा या गेरुआ पूजा इस राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और आपका चौथा हिंट बोला कि ये जो है भारत का
तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तीसरा सबसे छोटा आपको पता होगा क्षेत्रफल में गोवा है, दूसरे नंबर पे आपका सिक्किम है। तो पहला दोनों तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा सबसे छोटा है। आपके ऑप्शन फिर से मैं बोल दूं हिंट वाला कि इस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का यानी पूर्वोत्तर का इकलौता नीर महल देखने को मिलेगा। दूसरा हिंट है कि ये अपनी सीमा जो है असम और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तीसरा है कि इस राज्य का जो मुख्य त्योहार है वो है आपका गेरिया पूजा। और चौथा है आपका कि यहाँ पर ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। इन चारों में वो कौन सा राज्य है जो इन सभी विशेषताओं को समाहित करता है? चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आपका सही जवाब है दोस्तों, यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको देखने को मिल जाएंगी ये सारी खूबियाँ, यानी त्रिपुरा ही आपका भारत का पूर्वोत्तर भारत का इकलौता राज्य है जहाँ पर आपको नीरमहल मिलेगा। त्रिपुरा की आप देखोगे तो 3 साइड से बांग्लादेश है, आपका पश्चिम, दक्षिण और आपके ये जो पूर्वोत्तर वाला हिस्सा है, सॉरी दक्षिण पश्चिम वाला, सॉरी दक्षिण पूर्व वाला, दक्षिण पूर्व आपका, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम, ये 3 तरफ से आपका बांग्लादेश है। और एक तरफ से आप देखोगे तो इस साइड से आपको ये असम से घिरा हुआ है। गेरिया पूजा यहाँ का प्रमुख त्योहार है। त्रिपुरी यहाँ के मुख्य आदिवासी जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पे इस राज्य का नाम भी त्रिपुरा पड़ा है, तो ये याद रखेगा। और ये भारत का तीसरा, गोवा और सिक्किम के बाद भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। चलिए फिर से करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है। पीएम जनमन एक स्कीम है, एक योजना है सरकार की। तो आपको बताना कि ये जो पीएम जनमन है ये किस राज्य या किस मंत्रालय से संबंधित है, कौन सा मंत्रालय इसकी देखरेख करेगा। ठीक है, पीएम जनमन। चलिए आपको बताना है पीएम जनमन किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है ट्राइबल मिनिस्टर यानी आदिवासी जनजाति, दूसरा ऑप्शन है डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है फॉरेस्ट मिनिस्टर यानी आपका वन मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री बोलते हैं जिसमें आपके आयुर्वेदी, यूनानी जो है आयुर्वेद, इसको देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी एंड सिद्धा और होम्योपैथी। सोगवा रिपा भी है यहाँ पे, एस से सोगवा रिपा है। तो ये आपका जो आज के जो प्राचीन काल के परंपरागत जो आपकी बीमारियों को ठीक करने का तरीका है उससे जुड़ा हुआ ये, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको बताना है पीएम जनमन, पीएम जनमन जो है किससे जुड़ा हुआ है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। कौन सा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, किसके लिए यह योजना चलाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री। ट्राइबल मिनिस्ट्री यानी आदिवासी मंत्रालय जो है या जनजातीय मंत्रालय आप इसको बोल सकते हो कि ये इससे जुड़ा हुआ है। और आपका इसका जनमन का अगर आप पूरा नाम देखो तो इसका है प्रधानमंत्री, पीएम से प्रधानमंत्री हो गया, जनमन से जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ इसका पूरा नाम भी आप कहीं पे नोट्स कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी और न्याय महाअभियान। हाँ, या आपका यही इसका जो है पूरा नाम है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। हाँ, तो ये आपका आदिवासी मिनिस्ट्री से जुड़ा। काम क्या है इसमें दोस्तों, तो जैसे आप गांव में देखते हो अपनी तरफ कि आपका इंदिरा आवास मिलती है, तो वो आज के टाइम में मिलता है आपका दीनदयाल उपाध्याय या फिर PMGSY के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्रों में जो घर दिए जाएंगे आदिवासियों को, वो इस योजना के तहत दिए जाएंगे। वहाँ पर आपका इंदिरा आवास या फिर दीनदयाल उपाध्याय आपका नहीं चलेगा, वहाँ पर आपका चलेगा पीएम जनमन। लेकिन क्या ये सभी जनजातीय क्षेत्रों में रहेगा, तो नहीं। भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन उसमें 75 ऐसी जनजातियां हैं जो बहुत ही पुरानी है। बहुत पुरानी मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी, मतलब आप मान सकते हो कि भारत की वो नेटिव हैं, स्थानीय हैं। और इनकी स्थिति आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा खराब है क्योंकि इनकी संख्या तो तेज़ी से घट रही है। ये आज भी दुनिया से कटे छटे हैं, तो इनको बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट, VVIP ट्रीटमेंट देना जरूरी है, तभी वो विकास कर पाएंगे, क्योंकि ये आज भी दुनिया से अपने आप को अलग रखे हुए हैं। तो याद रखिएगा 75 आपके PBTG इनको बोलते हैं, पोटेंशियली
आपका ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, ठीक है, तो 75 जो पोटेंशियली ट्राइबल ग्रुप हैं जिनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, उनके लिए स्पेशली ये चलाया गया पीएम जनमन। तो याद रखिएगा आदिवासी मंत्रालय, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा बट हाँ फोकस रखिएगा तो आप समझ जाइएगा। चलिए ज्योग्राफी का एक सवाल आ गया आपके लिए 25,000 के सांकेतिक रूपों का। सवाल सिंपल है, नेशनल वाटरवे 2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये जो है ये किस नदी पे है? सिंपल सवाल है बट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इनमें से किस नदी पे है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी। इन चारों में वो कौन सी नदियां हैं जिसपे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है? राष्ट्रीय राजमार्ग तो पता है आपको सड़क का है, उसी ढंग से पानी वाले में भी हमने जलमार्ग बना रखा है, रास्ता बना रखा है। तो आपको बताना कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस पे है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कावेरी। चलिए सेशन को लाइक करते जाएंगे और समय समाप्त हो गया दोस्तों, और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपका सही जवाब होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल नीला नीला भी है। आपका नेशनल वाटरवे 1 जो है, एक जो है वो गंगा नदी पे है, आपको पता होगा हल्दिया से वाराणसी तक है वो, ठीक है। हल्दिया बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है। जबकि जो नेशनल वाटरवे 2 है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये बांग्लादेश बॉर्डर है जिसको बोलते हैं धुरबी या धुबरी, ठीक है। तो धुबरी से लेकर के आपका अरुणाचल के पास, असम अरुणाचल एक बॉर्डर है, उस जगह का नाम है सादिया। तो ये सादिया से लेके आपका अरुणाचल बॉर्डर से लेके बांग्लादेश बॉर्डर तक है असम में, और इसी को बोलते हैं नेशनल वाटरवे 2। सादिया से धुबरी, नदी आप याद रखिएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और नेशनल वाटरवे 1 किस पे है? तो आपका गंगा पे। चलिए फिर से एक नॉट वाला सवाल आ गया हमेशा की तरह। तो आपको बताना है इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में बोला जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये एक मिशन आया था, इंग्लैंड अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था भारत में। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन था, तो इसके बारे में आपको बताना है। चलिए सबसे पहले तो बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि केम टू इंडिया इन 1942, यानी ये जो है भारत में कब आया? तो 1942 में आया। ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ अ 3 मेंबर मिशन, यानी इस पूरे मिशन में 3 लोग आए थे, और लेड बाई, लीड का दूसरा फॉर्म है संभवतः, लेड बाई स्टैंड फॉर क्रिप्स। बोल रहा है कि जो क्रिप्स मिशन है, नाम देख रहे हो ना क्रिप्स, तो 3 लोग थे जिसमें सबसे मेन जो थे उनका नाम था स्टैंड फॉर क्रिप्स। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि 3 ही लोग आए थे और उसमें सबसे जो लीडर था वो था आपका स्टैंड फॉर क्रिप्स। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट रिकमेंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और इसने ये घोषणा की या इसने ये सुझाव दिया अंग्रेजों को कि वर्ल्ड वॉर 2, चूँकि उस समय आपका वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से 42 तक, सॉरी 1939 से 45 तक चला है वर्ल्ड वॉर 2। तो क्या इसने ये बोला है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा भारत को आज़ादी दे दी जाएगी? क्या इस मिशन ने ये सुझाव दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भारत को आज़ादी दे दी जाएगी? ये 3 स्टेटमेंट हैं इस मिशन के बारे में, आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहला कि यह भारत में 1942 में आया, यानी इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि 3 सदस्यीय कमेटी थी जो कि स्टैंड फॉर क्रिप्स के द्वारा आई थी, तो आपको इसमें भी कंफर्म होना पड़ेगा कि क्या 3 ही लोग थे, क्या स्टैंड फॉर क्रिप्स ही इसके लीडर थे। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिकमेंड इंडिपेंडेंस, इसने भारत की आज़ादी की घोषणा की कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसने ऐसा सुझाव दिया कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद कर दिया जाए। अगर ये तीनों स्टेटमेंट सही लग रहा है तो फिर आप डी के साथ जाएंगे। चलिए समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है आपका सी। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला था, 1942 में आया था, सही है। 3 सदस्यीय कमेटी थी वो भी सही है, और स्टैंड फॉर क्रिप्स इसके लीडर थे ये भी सही है, तभी इस मिशन का नाम भी क्रिप्स मिशन पड़ा है। काफ़ी कुछ उल्टा सीधा इसने बोल रहा था, इसलिए आज़ादी की बात तो इसने की भी नहीं थी। इसलिए आप देखोगे तो इसके बारे में नेहरू जी का विचार है कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है दिवालिया हो चुका है, ठीक है। यानी आपने ये तो बोला कि हम आज़ाद करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसा कुछ हमने बताया नहीं। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ही था, क्योंकि इसने सही कुछ हमारे लिए किया भी नहीं। तो
सी याद रखिएगा, इट रिकमेंड इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ये गलत है। इसने आज़ादी की घोषणा नहीं की थी, इसने बोला था डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस उसको बोलते हैं जिसमें कुछ आज़ादी आपको होगी और बाकी जो मेन मेन चीज़ है वो अभी भी इंग्लैंड के कब्जे में रहेगा, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, यानी संरक्षित राज्य, कि छोटा मोटा फैसला खुद ले लो, बड़े बड़े फैसले इंग्लैंड लेंगे, ऐसा उसने सुझाव दिया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका 80,000 के सांकेतिक रूपों के लिए टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल सिंपल है। आदित्य L1, आदित्य L1 भारत ने छोड़ा था, इसरो ने छोड़ा था, अभी अपने सही मुकाम पे पहुंच गया। जो L1 पॉइंट था लैग्रेंज 1, उससे जो पृथ्वी से लगभग 1.5 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर दूर जो है, उस पॉइंट पे ऑलरेडी ये पहुंच चुका है। तो आपको बताना कि आदित्य L1 जो इसरो ने छोड़ा है, ये किसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। सिंपल सवाल है, सूरज, चंद्रमा, वीनस यानी शुक्र और मार्स यानी मंगल। तो बताना है कि आदित्य L1, नाम भी आप देखोगे आदित्य, तो आपको अगर पर्यायवाची समझ लो तो आप आंसर इजी दे पाओगे कि आदित्य L1 जो मिशन है वो किसके लिए है, सूरज, चंद्रमा, शुक्र और मंगल। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका सूरज। सूरज को बोलते हैं आपका आदित्य, और इसी को जानकारी के लिए हम लोगों ने चलाया था आदित्य L1, जो आपका पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जो एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं L1 पॉइंट। एल पॉइंट जिसको लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं। लैग्रेंज पॉइंट वो जगह होता है दोस्तों जहां पर दो ऑब्जेक्ट का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बैलेंस हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, यानी ना तो वो वस्तु सूरज की तरफ जाएगी ना वो वस्तु जो है पृथ्वी की तरफ आएगी। तो आपका पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी और सूरज के लिए ऐसे 5 पॉइंट है, तो उसमें से एक है आपका L1। तो L1 जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, उसी पे इसको सेटअप किया गया है और वहीं से ये सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो अभी ये अपनी जगह पे पहुंच चुका है, तो याद रखिएगा सूरज का चक्कर लगा। चलिए आपका ये तगड़ा वाला सवाल आ गया कि अभी कल हम लोगों ने किया था एलिसा टेस्ट का, कि एलिसा टेस्ट इसके लिए करते हैं। तो आज आपको बताना है कि इग्रा टेस्ट जो है ये किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है वो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज डायग्नोज बाई इग्रा टेस्ट, IGRA टेस्ट। आपके ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ठीक है, मेरास्मस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स, मैरास्मस, टाइफाइड और टीबी, इन चारों में से वो कौन सी बीमारी है जिसका पता हम लोग लगाते हैं IGRA टेस्ट से, ठीक है, जल्दी बताइए। इसमें मेनली गामा रेज को छोड़ा जाता है, जो अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो गामा रेज से हम लोग पता करते हैं। तो जल्दी से आपको बताना है। चलिए समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी भी बोलते हैं, तो आपका इसी का पता लगाते हैं हम लोग इग्रा टेस्ट। मेनली स्किन टेस्ट ही होता है ये, और इस पे हम लोग डालते क्या है, तो बोलता है कि गामा रेज डालते हैं, और इसका पूरा नाम देखिए तो क्या है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एरे, ठीक है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एरे, यानी इसमें गामा किरणों को बहुत तेजी से आपके स्किन पे छोड़ा जाता है और उससे पता किया जाता है टीबी का। चलिए 3 लाख रुपए के लिए आपका सवाल है दोस्तों, गन मेटल, मिश्र धातु। कल हम लोग ने कांस्य के बारे में, ब्रास के बारे में पूछा था, तो एक इम्पॉर्टेंट और भी आपका एलॉय है, मिश्र धातु है, जो 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो वो आपका मिश्र धातु है गन मेटल, नाम है इसका गन मेटल। तो आपको बताना है कि गन मेटल जो है किन धातुओं से मिलकर बना है, और चूंकि इसमें 3 कॉम्बिनेशन है तो हमने ऑप्शन भी 3 दिया है। आपके पहले ऑप्शन है कॉपर, टीन और जिंक। दूसरा ऑप्शन है कॉपर, लेड यानी सीसा और कार्बन। कॉपर तो जान रहे हो, तांबा, तांबा, टीन और जस्ता यानी जिंक, तांबा, सीसा और कार्बन, एल्युमिनियम, जर्कोनियम और मैग्नीशियम, निकेल, सिलिकॉन और गंधक यानी सल्फर। इन चारों में वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे मिलकर बनता है आपका गन मेटल, मिश्र धातु, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब मुझे पीतल जैसा ही होता है, ठीक है, बट पीतल से हल्का होगा गन मेटल। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि गन मेटल जो है किससे मिलकर बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मिश्र धातुएं भी आपके एग्जाम पर्पज से, तो उसको भी करते चलेंगे। और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक ये आपका गन मेटल बनाता है, और इसी में
आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें अगर परसेंटेज पूछे तो याद रखिएगा कॉपर सबसे ज़्यादा होगा, तांबा सबसे ज़्यादा लगभग 88% होता है, टीन आपका लगभग 10% होता है, तो 88 10 98, और बाकी का जो 2% है वो आपका जस्ता यानी जिंक होता है। तो ये तीनों मिलकर के बनाते हैं गन मेटल, जिसमें आपका याद रखिएगा ये हल्का पीतल जैसा है। पीतल में भी आपका कॉपर और जस्ता ही होता है, बस परसेंटेज अलग होते हैं। चलिए, 5 लाख रुपए के लिए आपका सवाल। और झीलों से भी हम लोग सवाल कर रहे थे, फ्लोटिंग हो गया, तैरता हुआ हो गया, लगून हो गया, मेटियोर्स हो गया, उल्का पिंड वाले। आज आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, यानी ताजे पानी की, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है डल झील, सांबर झील, बुलर झील और कांवर झील। इन चारों में वो कौन सी झील है जो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, साथ ही साथ सेशन को शेयर करते चलेंगे दोस्तों के साथ। आज का सेशन थोड़ा लंबा जरूर हो गया, बट डिस्कशन जरूरी होता है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, समय आपका खत्म हो रहा है, तो अपने जवाब देखिए। तो ये आपका जवाब है बुलर लेक। बुलर लेक जो आपका मिलेगा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा बुलर लेक। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक और एडिशनल सवाल है आज का, कि दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी अलग है, सबसे गहरी अलग है, तो आप दोनों जवाब देंगे, डैश कर करके वहां पर लिखेंगे कि भारत में या दुनिया में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, और दुनिया में ताजे पानी की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोनों जवाब आपको देना है कमेंट में, बिल्कुल ईमानदारी से देंगे जवाब, और सबको देना है, गलत तो गलत ही सही, देना जरूरी है। चलिए, आज का सेकंड लास्ट सवाल आपका आ गया। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, इसमें से भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसको बोला जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी धरती का स्वर्ग। तो आपको बताना है, सिंपल सवाल है ये, कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा है उत्तर प्रदेश। इन चारों में वो कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ यानी धरती का स्वर्ग बोला जाता है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। शुरुआत के सवाल आपके लिए थोड़े कठिन जरूर रहे होंगे, बाद के सवाल आपके लिए हल्के होंगे। इसीलिए इसमें मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर हो, साथ ही साथ आपको कुछ नई जानकारियाँ भी मिलती जाए। तो आपका सही जवाब होगा, जैसा कि उम्मीद करता हूँ सभी ने सही जवाब दिया होगा, और वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को बोलते हैं धरती का स्वर्ग। आज पहले ये आपका राज्य हुआ करता था, अभी ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, और आपका लद्दाख दूसरा है। चलिए, आज का आखिरी सवाल। आज यानी 17 जनवरी एक तिथि है, और आज संभवतः आपके विद्यालय में छुट्टी भी होगी, या जहाँ भी आप वर्क करते हैं, तो मे भी अगर आप पंजाब या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ये आपका आज छुट्टी होगा। तो बताना है कि 17 जनवरी जो आपका है, इस दिन हम लोग कौन से जो सिख गुरु हैं उनकी जयंती मनाते हैं। कौन से सिख गुरु की जयंती मनाते हैं। आपको मैं हिंट के लिए बता दूं कि सिख धर्म में 10 जो है धर्म गुरु हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से सिख गुरु हैं जिनकी जयंती 17 जनवरी को मनाई जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। इनके जन्म को हम लोग प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से वह सिख गुरु हैं जिनकी जयंती को 17 जनवरी को हम लोग प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु तेग बहादुर। ये सभी के सभी सिख धर्म से जुड़े हुए गुरु हैं। गुरु गोविंद, गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। गुरु गोविंद सिंह भी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नानक तो है ही। अंगद के बारे में आपको मैं इतना बता दूं कि ये जो है, इन्होंने लहना पद्धति स्टार्ट की थी, और इन्होंने जो देखते हो ना लंगर, लंगर जो है इनके द्वारा ही शुरू की गई थी। तो आपको फिलहाल आज के सवाल का जवाब देना है कि कौन सा सही जवाब होगा। और ये आखिरी सवाल, उम्मीद है आप सभी ने बिल्कुल ईमानदारी से सेशन को किया होगा। चलिए, थोड़ा लंबा जरूर रहा बट इम्पॉर्टेंट है, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है आपको मैं फिर से बोलूँगा, नोट करते जाएं, खास तौर पे जितनी भी एडिशनल नॉलेज दी जा रही है।
चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल का जवाब है वो है आपका गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं और इनका जन्म जो है 1675 ईस्वी को हुआ था आपके पटना के पटना सिटी, जो आज का पटना सिटी है, पहले पटना साहिब कहलाता था। आज भी जाओगे तो पटना सिटी जो जंक्शन है उसका नाम पटना साहिब ही है। तो गुरु गोविंद सिंह के जयंती के अवसर पे आज 17 जनवरी को हम लोग मना रहे हैं प्रकाश उत्सव। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि 17 जनवरी यानी गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु नानक की जयंती आपको कब आती है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे। और चलिए, सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर म्यूजिक काफ़ी अच्छा है दोस्तों इसका। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, अपने अच्छे अच्छे मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, क्लासमेट, टीचर्स जो भी हैं उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और सभी का सम्मान जरूर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का सम्मान करें, किसी की खिंचाई नहीं करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।